लीजिए भाई। हाँ, नहीं मैंने आपका टेस्ट नहीं चेक किया है अभी, मैं आज चेक कर लूंगा, कल आपको डिस्कस कर लूंगा। एंग्लो फ्रेंच वॉर, इसे कर्नाटिक वॉर भी कहते हैं। सेवनटीन 46 टू 63। यहाँ पे दो टर्म आएंगे, उसको समझने की जरूरत है। पहला टर्म कौन सा है? कॉलोनियलिज्म। कॉलोनी कहते हैं ना, कॉलोनियलिज्म, कॉलोनियलिज्म। ठीक है, कॉलोनी कहते हैं ना, इसकी कॉलोनी है, बिहारी की कॉलोनी है, मद्रासियों की कॉलोनी है, पंजाबियों की कॉलोनी है, कॉलोनियलिज्म। दूसरा कौन सा हो गया? इंपीरियलिज्म। इंपीरियल अथॉरिटी, इंपीरियलिज्म। क्या फर्क है दोनों में? इसका मतलब समझा सकते हैं कोई? कॉलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म का मतलब क्या होता है? ये आपके हिस्ट्री का ये टॉपिक जो है, ये इंपॉर्टेंट है। इसी टर्म से आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से एंग्लो फ्रेंच यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं और क्यों वो यहाँ पे अपनी अथॉरिटी स्टैब्लिश करना चाहते हैं। जी। वेरी गुड। नहीं, काफी हद तक आप समझ रहे हैं, बट आपको वर्ड नहीं मिल रहे एक्सप्लेन करने के लिए। किसी और के पास वर्ड्स हैं समझाने में? बताइए, आप बताइए। फिरोज शाह तुगलक के शहर से आए हैं आप। पढ़ाया था ना आप लोगों को, फिरोजपुर बसाया था फिरोज शाह तुगलक ने, हिसार में बसाया था, फिरोज शाह कोटला ही बसाया था। बताइए भाई। देखिए, कॉलोनी बनाना ये किसी भी पर्पज से हो सकता है कि कोई रिलीजियस लोग आए या रिलीजन को प्रोपोगेट करने के लिए आए, वो एक जगह पे रुक गए, वहां पे जो बस गए एक पर्टिकुलर टेरिटरी पे, उसको हम कॉलोनी कहेंगे कि उन्होंने वहां पे कॉलोनी बना ली अपनी। या फिर कोई बिजनेस के लिए आए तो उन्होंने अपनी कॉलोनी बना ली। ठीक है, ये किसी पर्पस के लिए हो सकता है, रिलीजन के लिए हो सकता है, व्यापार के लिए हो सकता है, या किसी और पर्पस से कि कोई कहीं से माइग्रेंट आए। जैसे कि यहाँ पे आके बिहार के लोग, यूपी के लोग कॉलोनी बना लेते हैं ना। आप कहते हो ना बिहारियों की कॉलोनी है, यूपी वालों की कॉलोनी है, भैयों की कॉलोनी है, कहते हो ना आप लोग। तो ये जो टर्म्स है वो आप कॉलोनी का यूज करते हो, क्योंकि कहीं से भी किसी पर्पज से भी कोई आया और एक पर्टिकुलर जगह पे बस गया, रहने लगा, आप उसे कॉलोनी कहते हो। लेकिन जब वो अपनी स्टेब्लिशमेंट आर्मी के बल पे करता है या फोर्स से करता है, तो उसे हम इंपीरियलिज्म कहते हैं। देखिए, किसी पर्पज से आया कोई, एक जगह पे बस गया, उसे हम कॉलोनी कहेंगे। लेकिन जब उसके लिए यहाँ पे उस पर्टिकुलर टेरिटरी को अपने कब्जे में करने के लिए जब कोई आर्मी का इस्तेमाल करे, फोर्स का इस्तेमाल करे, ताकत का इस्तेमाल करे और अपने ताकत से उस पर्टिकुलर टेरिटरी को अपने कब्जे में ले ले, तो हम उसे इंपीरियलिज्म कहेंगे। समझ में आ गया? क्लियर हुआ कंसेप्ट है? क्लियर? अब यहां पे देखिए, एंग्लो फ्रेंच वॉर क्यों हो रहा है, एंग्लो और फ्रेंच यहां पे क्यों आ रहे हैं 1746-63। अब यहां पे पहला कारण जो है वो ये है कि एंग्लो और फ्रेंच दोनों ही व्यापार करने के लिए अपनी स्टैब्लिशमेंट चाहते हैं। लेकिन लड़ाई करने की जरूरत क्या है? लड़ाई करने की जरूरत क्या है? व्यापार दोनों ही कर रहे हैं, लड़ाई क्यों हुई?
डोमिनेंस की एस्टेब्लिशमेंट करने की कोशिश क्यों की जा रही है? मेरा सवाल तो ये है ना, दोनों व्यापार करने आए हैं यहाँ पे। अभी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू नहीं हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू होगा 1760s के बाद। उसके बाद फिर इनको रिक्वायरमेंट्स फील होंगी, तो 1780s में जाकर के फिर ये कच्चे माल के लिए और भी ज्यादा टेरिटरी को जितने कोशिश करेंगे और भी करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं है, अभी ये सिंपल जो है सिर्फ व्यापार करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन लड़े क्यों? मोनोपोली के लिए, ठीक है। दोनों ही चाहते थे कि आप जिस जगह पे जाएं वहां पे हम ही रहें और बाकी जो है दूसरा ना रहे। और कोई कारण? जो स्ट्रॉन्ग कारण था, आपने पढ़ा है लेटर मुगल्स में, मुगल अथॉरिटी का कमजोर होना। जब घर का मालिक कमजोर होता है तो बेटे आपस में झगड़ा करते हैं। जब तक घर का जो मालिक है वो स्ट्रांग रहता है, हिम्मत होती है तो भाइयों की लड़ाई करने में आपस में। जैसे ही घर का मालिक कमजोर होता है, बच्चे आपस में झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, हर कोई अपने हिस्से की प्रॉपर्टी मांगना शुरू कर देता है। यहाँ पे मुगल अथॉरिटी का वीक होना, आप देखिए ये पर्टिकुलर टाइम, इस टाइम तक आते आते मुगल अथॉरिटी काफी कमजोर हो गई थी, है ना। और मुगल अथॉरिटी कमजोर हो गई तो उसका फायदा कौन उठा रहा है? प्रोविंसेस उठा रहे हैं, और वो ताकतें उठा रही हैं जो अपना प्रोमिनेंस, अपना डोमिनेंस बढ़ाना चाहती हैं। ठीक है, तो एंग्लो फ्रेंच वॉर का टाइम क्या है? 46 से लेकर 63। अब 3 लड़ाइयां हुई, फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर, फर्स्ट कर्नाटक वॉर, सेकंड कर्नाटक वॉर और थर्ड कर्नाटक वॉर। 3 लड़ाइयां हुई। पहली और तीसरी का कारण ओवरसीज था, यानी कि वो इंडिया में कोई कारण था ही नहीं आपस में लड़ने का। कारण कहां का था? बाहर का था। पहले का कारण क्या था? पहले का कारण था ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन। ऑस्ट्रिया एक यूरोपियन कंट्री है, छोटी सी। अब यूरोप में क्या देखेंगे आप कि जितने भी मतलब किंगशिप है यूरोप के अलग अलग कंट्रीज में, वो सब आपस में एक दूसरे से लिंक्ड है। और अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप ये भी समझेंगे कि जो अंग्रेज, ब्रिटिश हैं और फ्रेंच है, ये पूरे हिस्ट्री में आपस में लड़ते रहे, इनकी आपस में कभी दोस्ती नहीं रही, एक्सेप्ट वर्ल्ड वॉर्स। वर्ल्ड वॉर्स में ही ये सिर्फ इकट्ठे होकर लड़े एक कॉमन एनिमी के खिलाफ, अदरवाइज आप देखेंगे तो ये हमेशा आपस में लड़ते रहे। क्यों लड़ते रहे? क्योंकि जहां पे भी, जिस भी स्टेट में, है ना, जिस भी कंट्री में सक्सेशन का वार होता था, एक हर कोई चाहता था कि उनका अपना बंदा वहां राजा बने। और यूरोप में जितने भी आप किंगशिप देखेंगे, वो आप देखेंगे कि वो सारे ही ब्रिटिश क्वीन या किंग के साथ कोई ना कोई रिलेशन में रहेंगे। कोई किसी दा मामे दा मुंडा है, कोई किसी दा मासी दा मुंडा, है ना, कोई किसी दा जेठ दा आगे जमाई। मैं कोशिश करता। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या है? अप्रिसिएशन इज गुड फॉर बेटरमेंट, हेल्थ नहीं, बेटरमेंट। चलो, तो अब यहां पे क्या देखोगे, सारे आपस में लिंक्ड है। अब एक कंटेंडर को अंग्रेज सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरे को फ्रेंच कर दिया, अब दोनों लड़ रहे हैं, तो फिर ब्रिटिश और फ्रेंच आर्मी भी आपस में लड़ रही है। अच्छा, सिर्फ यहीं पे ही नहीं कि यूरोप में लड़ रहे हैं, जहां जहां वो बैठे हैं वहां वहां लड़ाई शुरू हो। फिर सुबह सुबह साथ में ब्रेकफास्ट किया था, पता लगा दोपहर लड़ाई शुरू होगी। हालांकि इंग्लिश और फ्रेंच आपस में एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि अंग्रेज जो है वो इंग्लिश बोलते हैं और फ्रेंच जो है वो, अभी भी देख लो, फ्रेंच फ्रांस में जाके आप इंग्लिश बोलोगे तो लोग पसंद नहीं करेंगे आप। वो बोलेंगे इफ यू आर कमिंग टू आवर कंट्री, लर्न आवर लैंग्वेज। और आप जाके इंग्लैंड में फ्रेंच बोलोगे तो वो वहां पसंद नहीं करेंगे। समझे? तो जहां जहां कॉलोनी फ्रेंच की थी वहां वहां फ्रेंच को बढ़ावा मिला, जहां जहां इंग्लिश की कॉलोनीज थी वहां पे इंग्लिश को बढ़ावा मिला, जहां जहां स्पेन की कॉलोनीज थी वहां स्पेनिश बोला जाता है, जहां जहां पुर्तगाल की कॉलोनी थी वहां पे पोर्तुगीज बोला जाता है। कौन सी ऐसी एक बड़ी कंट्री है जहां पुर्तगाल नेशनल लैंग्वेज है? पोर्तुगीज। जीके नहीं पढ़ते?
कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं है। ब्राजील है। ब्राजील का जो मैक्सिमम बोले जाने वाली भाषा है वो उनकी अपनी ब्राजीलियन तो है ही है, साथ में पोर्तुगीज, बिकॉज वो पोर्तुगीज कॉलोनी थी। स्लेव ट्रेड का काम सबसे पहले पोर्तुगीज ने ही शुरू किया था। अफ्रीका स्लेव लेके जाना और बेचना अलग अलग जगहों पे। लैटिन अमेरिका में भी इनका ही कब्जा था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंच और इंग्लिश जो थे आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन गए। और पहला जो लड़ाई हुआ वो ऑस्ट्रेलियन वॉर ऑफ सक्सेशन की वजह से हुआ, और दूसरी लड़ाई हुई अलग अलग कॉलोनीज के लिए, यानी कि अफ्रीका की कॉलोनी, अमेरिका की कॉलोनी और इंडिया की कॉलोनी। इसे हम कहते हैं 6 ईयर्स वॉर्स या 7 ईयर वॉर। ठीक है ना। इसमें काफी लंबा समय जो है दोनों में संघर्ष चलता रहा। अल्टीमेटली जो है फ्रांसीसी जो है गवर्नमेंट वो हार गई। और इस हार की वजह से भी आप देखेंगे 63 के बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत होती है। तो जितने लंबे टाइम तक फ्रेंच गवर्नमेंट वॉर पे रही, उसके कारण उसकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब हो गई और हर तरीके से जो इकोनॉमी थी वो डाउनग्रेडेड हो गई और बहुत सारी परेशानियां आम लोगों को झेलनी पड़ी। और अल्टीमेटली लोगों ने सरकार के खिलाफ विद्रोह किया और फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई। ठीक है। अब बच गया आपका सेकेंड एंग्लो फ्रेंच वॉर। सेकेंड एंग्लो फ्रेंच वॉर क्यों हुआ? उसका ही एक सिर्फ डोमेस्टिक कारण था। ये वही कारण था जो मैंने आपको बताया था राइज ऑफ प्रोविंसेस में, जब मैं हैदराबाद और कर्नाटक को पढ़ा रहा था। मैंने आपको एक ऑफिसर का नाम लिया था, उनका नाम था ड्यूप्लेक्स। क्या नाम था? ये फ्रेंच ऑफिसर थे और ये बहुत ही काबिल ऑफिसर थे। और इन्हीं की वजह से जब इन्होंने हैदराबाद और कर्नाटक के सक्सेशन वॉर में इंटरफेयर करना शुरू किया, ठीक है, और अपनी आर्मी को किराए पे देने का काम शुरू किया, तो अंग्रेजों के कान खड़े हो गए और वो भी सेकंड कंटेंडर जो थे उनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो इससे क्या हुआ? सेकंड एंग्लो फ्रेंच वॉर की शुरुआत हुई, जिसमें शुरुआत में आप देखेंगे फ्रांसीसियों का पलड़ा भारी रहा, लेकिन अल्टीमेटली पीस ट्रीटी करके फ्रेंच गवर्नमेंट ने ड्यूप्लेक्स को वापस बुला लिया और जीती हुई बाजी पूरी तरीके से हार गए। अब इस पर्टिकुलर टाइम के बीच में आप एक और टाइम देखोगे, एक और पर्टिकुलर डेट, ईयर आप देखोगे। क्या देखोगे? 17। कोई बता सकते हैं इस टाइम पे क्या हुआ था? बैटल ऑफ, यस। अब यहां पे आप देखिए कि 1746 से लेकर 63 के बीच में एक ऐसी लड़ाई हुई जिसमें अंग्रेजों ने बंगाल को जीत लिया। और बंगाल कोई आम प्रोविंस नहीं था, उस टाइम का इंडिया का सबसे बड़ा रिचेस्ट प्रोविंस था, और जिससे अंग्रेजों को इतना पैसा मिला जिसका फायदा उन्होंने एंग्लो फ्रेंच वॉर में भी उठाया। और अल्टीमेटली फ्रांसीसी गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर रिसोर्सेज का मुकाबला नहीं कर पाए जो अंग्रेजों के पास अवेलेबल था, और उन्होंने पीस करना और ट्रेड करने में ही अपनी भलाई समझी। अल्टीमेटली थर्ड वॉर के बाद फ्रांसीसी गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया कि वो इंडिया में किसी भी तरह की पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट नहीं एस्टेब्लिश करेंगे और वो पौंडीचेरी में रह के सिर्फ ट्रेड करेंगे, और वो भी अंग्रेजों के संरक्षण में। और इस तरीके से इंडिया में सिर्फ अब एक ताकत बच गई फॉरेन ताकतों में से। आपने देखा था डच उससे पहले ही ट्रीटी कर चुके थे, इंडोनेशिया को दे दिया था डच को, और इंडिया अंग्रेजों ने ले लिया था। अब कोई ताकत नहीं बची थी जो अंग्रेजों का मुकाबला कर सकती थी, स्पेशली फॉरेन पावर्स में। अब बच गए सिर्फ इंडियन पावर्स, उसमें से बंगाल पहले ही इनके कब्जे में आ चुका था। और अब क्या आना था? अवध और मुगल। वो बैटल ऑफ बक्सर में आ गया। उसके बाद बच गए सिर्फ साउथ के 2-3 पावर्स, जिसको अंग्रेजों ने धीरे धीरे करके हराया और इंडिया को अपने कब्जे में। क्या समझे इससे? क्या समझ में आया? क्या समझ में आया इससे? कुछ समझ में नहीं आया, सर नींद आ रही थी। है? क्या समझ में आया इससे? कुछ तो समझे होंगे।
इन सारी कहानियों से कुछ तो समझ में आया होगा। या बताना नहीं चाहते मुझे? क्या समझ में नहीं आया? मैंने एक चीज समझाई कि अंग्रेज और फ्रांसीसी जो थे वो यहाँ पे किस तरीके से एक संघर्ष में या स्ट्रगल में पड़े, उसके पीछे क्या कारण था, और किस तरीके से इन बिटवीन उन्होंने इंडियन एम्पायर्स को भी जीतना शुरू कर दिया। इस चीज से आपके समझ में क्या बात आई? इस चीज से समझ में ये बात आई कि जो जो फार साइटेडनेस अप्रोच रखेगा, जो सही स्ट्रेटेजी को समझेगा, जो अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज को स्ट्रॉन्ग रखेगा, वही आगे तक सरवाइव कर पाएगा। समझ में आया? हाँ, आप लोग भी हिस्ट्री को अवॉइड कर रहे हो तो क्या नतीजा होगा आपको पता है। इंडियन प्रोविंसेस थे, उन्हीं वाला हालत हो जाएगा। तो इसको अवॉइड नहीं कर सकते, इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। हिस्ट्री क्या है? केस स्टडी है। हिस्ट्री क्या है? केस स्टडी है, जो आपको बताता है कि आपको किस तरीके से अपनी तैयारी करनी चाहिए। तो लिखें इसको। चलिए, फर्स्ट ऐसे कर लेते हैं। सबसे पहले कर लेते हैं इसके रीजन्स को समझ लेते हैं, एक एक करके आगे बढ़ते हैं। देखते हैं फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर। सेवनटीन 46 to 48। कॉजेस, कारण क्या क्या थे, लिखिए। डिक्लाइन ऑफ मुगल पावर, इसके रीजन क्या थे? इन्वेजन ऑफ इन्वेजन ऑफ अहमद शाह। ठीक है। सेकंड, ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन, वेयर टू
opposite contenders were supported by French and British. Clear? ठीक है. Dupleix, the French Governor General, started preparing for war in India. इसके बाद यहां कहता हूं by recruiting Indian soldiers in his army. By recruiting Indian soldiers in his army. तो पहली बार इंडियन रिक्रूट्स के साथ एक आर्मी शुरू करने का काम ड्यूप्लेक्स ने ही किया था. समझ में आ गया यहां तक कहानी? समझ में आ रहा है क्यों लड़ाई हुआ? फ्रेंच वॉर क्यों हुआ? कि पहला काम तो ये हुआ कि मुगल्स जो थे वीक हो गए. क्यों वीक हो गए? क्योंकि ऑब्वियस है कि वो अब ताकतवर रहे नहीं और इन्वेजन नादिर शाह के और उसके बाद अहमद शाह के जो इन्वेजन थे उसने और कमजोर कर दिया, उनको तोड़ दिया, उनके पास इतनी ताकत रही नहीं. दूसरा हुआ ऑस्ट्रिया वॉर ऑफ सक्सेशन, जिसमें एक को फ्रेंच सपोर्ट कर रहे थे, दूसरे को ब्रिटिश. तो जब उनकी लड़ाई हुई तो हर जगह उनकी लड़ाइयां शुरू हो गई. तीसरा कारण क्या था? बोथ फ्रेंच एंड ब्रिटिश were fighting for expansion of their colonies in America. जो न्यू वर्ल्ड था अमेरिका, अमेरिका में वो दोनों ही लड़ रहे हैं. जो आपका अभी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है वो ब्रिटिश कब्जे में था. अब यहाँ पे जितने ज्यादा जो अमेरिका के लोग हैं उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 10% वो बाकी यूरोपियन नेशनलिटी के हैं और 90% वो ब्रिटिश है. अमेरिकन जो हैं ये कौन से लोग हैं? अमेरिकन 90% जो हैं वो ब्रिटिश हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जो फ्रीडम चाहते थे अपनी जिंदगी में, जो कैथोलिक बिलीफ जो क्रिश्चियनिटी है उसको नहीं एक्सेप्ट करते थे. ठीक है ना? ये लोग प्रोटेस्टेंट्स कहलाए. क्या कहलाए? प्रोटेस्ट करने वाले, प्रोटेस्टेंट्स. जब रोमन कैथोलिक के खिलाफ रिफॉर्मेशन की शुरुआत होती है, रिफॉर्मेशन में क्या हुआ? रोमन कैथोलिक जो रिलीजन है, जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी है, उसको विरोध किया गया. क्यों विरोध किया गया? उसका विरोध इसलिए किया गया क्योंकि जो पावर थी, एब्सोल्यूट पावर थी, उसने एब्सोल्यूट करप्शन को जन्म दे दिया था. क्योंकि सारी ताकत पोप के हाथ में होती थी, चर्च के हाथ में होती थी, पादरी के हाथ में होती थी. तो ये लोग क्या करते थे? चूंकि बाइबल भी उस समय लैटिन भाषा में लिखा हुआ था और आम लोगों की समझ से दूर था, तो इसका कुछ भी मतलब वो निकाले. पोप की ताकत इतनी बढ़ गई थी कि वो राजा महाराजाओं को भी ऑर्डर इशू कर दिया करते थे.
और सबसे बड़ा जो कंट्रोवर्सी क्रिएट किया था, वो कंट्रोवर्सी था कि इन्होंने लेटर ऑफ इंटेलिजेंस इशू करना शुरू कर दिया। लेटर ऑफ इंटेलिजेंस क्या होता है? आपने कोई क्राइम किया, क्राइम करके आप जाकर के चर्च में जाके आप वो एक्सेप्ट कर लो कि आपने क्राइम किया, ठीक है। चर्च में पादरी बताएंगे आपको कितने पैसे पे करने हैं, और आपको एक लेटर ऑफ इंटेलिजेंस यानी कि माफीनामा इशू कर दिया जाए। और उस माफीनामा के मिलने के बाद कोई भी अदालत, कोई भी जो जस्टिस सिस्टम है, वो आपको सजा नहीं दे सकती। और उस पर वो कह रहे थे कि गॉड हैज गिवन अस ऑथोरिटी टू स्पेयर यू फ्रॉम द पिनेंस, कि हम आपको हर तरह के सजा से मुक्त करने की अथॉरिटी रखते हैं। तो जो इनलाइटेंड लोग थे उन्होंने क्या कहा कि अगर गॉड ने ऐसी कोई आपको अथॉरिटी दी है तो कोई लेटर इशू किया होगा, साइन किया होगा, कहां है दिखाई। तो ये जो लोग थे जिन्होंने क्वेश्चन रेज किया करप्शन के ऊपर, पोप के, चर्चेज के करप्शन के ऊपर, ऐशो आराम का गढ़ बन गया था चर्चेज, उसके ऊपर जब क्वेश्चन रेज किया गया तो एक डिस्प्यूट क्रिएट हुआ, जिसको हम रोमन कैथोलिक बिलीवर्स एंड प्रोटेस्टेंट्स के नाम से जानते हैं। वो भी क्रिश्चियंस ही थे, लेकिन उन्होंने रोमन कैथोलिक के बिलीव को मानने से मना कर दिया गया। हालांकि काउंटर रिफॉर्मेशन जो थी वो रोमन कैथोलिक में हुई, चीजें बदली, चेंज हुई, और जो ये एब्सोल्यूट पावर का सिस्टम था उसे खत्म किया गया, लेकिन वो बाद की बातें हैं। तब तक तो रिवोल्ट हो चुका था। और अल्टीमेटली ये जो लोग थे ये यूरोप में अपने आप को सफोकेटिंग फील कर रहे थे। इसीलिए जब नई कंट्री की खोज हुई अमेरिका की, तो मैक्सिमम वो लोग जो बिजनेस में थे, एक नई टेरिटरी चाहते थे, और जो एक फ्री एटमॉस्फेयर में रहना चाहते थे, वो सारे अमेरिका चले गए। अमेरिका का मतलब कनाडा भी और यूएसए भी। अब यहां पे एक चीज समझिए, जब ये लोग वहां गए तो इन लोगों ने इंग्लैंड की अथॉरिटी को मानने से मना कर दिया। दैट वाज द रीजन कि वहां पे अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की शुरुआत हुई। वो अलग कहानी है, जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसको पढ़ाऊंगा मैं आपको ये सब इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको ये पर्टिकुलर सीनरी समझ में आए। अब हुआ यहां पे ये कि अगर यूएसए जो है पे आपको दिख रहा है वहां पे इंग्लिश थे, कनाडा जो आपको दिख रहा है वहां पे फ्रेंच थे। अब दोनों के बीच जब लड़ाई शुरू होती है और एक्सपेंशन की कोशिश होती है, यानी कि यूएसए से कनाडा की तरफ एक्सपेंशन की कोशिश और कनाडा से यूएसए की तरफ एक्सपेंशन की कोशिश, क्योंकि यूएसए जो थी यानी कि इंग्लिश जो बेसिकली आर्मी थी, उसको एक तरफ फ्रांस से भी लड़ना था और दूसरी तरफ रेड इंडियंस से भी लड़ना था। रेड इंडियंस वो ट्राइबल्स थे, वो नोमैडिक लोग थे जो पहले से ही उस पर्टिकुलर टेरिटरी में रहा करते थे और जहां पे जाके इंग्लिश लोगों ने अपनी कॉलोनी बना ली थी। यानी कि पहले के अगर आप फिल्में देखोगे, जो हॉलीवुड की पुरानी फिल्में, बहुत पुरानी फिल्में, तो उसमें आपको दिखाई देगा घोड़े में एक बंदूक लेकर के बंदा आ रहा है, हैट पहन के, और जो छोटे छोटे दुकानें दिख रही है ना आपको, जिसमें वो लोग उसको देख रहे हैं बाहर से, वही न्यूयॉर्क है। पहले शुरुआत में न्यूयॉर्क ऐसे ही था। जितने भी बड़े बड़े शहर आपको यूएसए के दिखाई दे रहे हैं, वो शुरुआत में ऐसे ही थे। तो धीरे 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 बढ़ते 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 आज वो कैसे बन गए हैं। तो खैर, एक मुद्दा ये है, अब यहाँ पे जो फ्रांसीसी हैं और ब्रिटिश हैं, यहाँ पे लड़ रहे हैं। फ्रांसीसी और ब्रिटेन अफ्रीका में लड़ रहे हैं, फ्रांसीसी और ब्रिटेन इंडिया और एशिया में भी जहां जहां पे हैं उनकी लड़ाई चल रही है। लेकिन ये लड़ाई फिलहाल जो चल रही है उसका कारण जो था वो अमेरिका के एक्सपेंशन को लेके था, और अमेरिका के एक्सपेंशन को मैंने आपको समझा दिया। समझ में आ गया कि कनाडा और यूएसए में दोनों जगह पे वो अपनी अथॉरिटी को और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। लड़ाई के लिए कोर्स ऑफ वॉर, क्या क्या हुआ इस लड़ाई में? पहला क्या हुआ? जी जी, फर्स्ट वॉर ही है अभी। ब्रिटिश नेवी अंडर बार्नेट,
ये ऑफिसर का नाम है, बार्नेट। कैप्चर्ड अ फ्यू फ्रेंच शिप्स। ठीक है, तो फिर क्या किया? इंडिया में ही, इंडियन टेरिटरी में ही, हाँ, इंडियन टेरिटरी में ही जो सी रूट था उसमें कई फ्रेंच शिप्स को उन्होंने कैप्चर कर लिया, जो ऑब्वियस व्यापार करने के, ट्रेडिंग के लिए थी। तो क्या हुआ, फिर ड्यूप्लेक्स जो था, द गवर्नर जनरल, फ्रेंच गवर्नर जनरल, ड्यूप्लेक्स asked for help to ला बारदोसा, नहीं, ला बारदोनिस, ला बारदोनिस, मैं लिख देता हूं, आप लिख लीजिए, ला बी ओ, नाम है, ये नाम है, फ्रेंच नाम है ना, ला बारदोनिस। ठीक है, ये कौन थे? फ्रेंच गवर्नर ऑफ मॉरिशस। फ्रेंच गवर्नर ऑफ मॉरिशस। ठीक है, मद्रास was seized by French, besieged by French, both by land and sea. हुआ क्या, ब्रिटिश नेवी ने बार्नेट के अंडर कुछ फ्रेंच शिप्स को पकड़ लिया। अब इसने हेल्प करने के लिए मॉरिशस से बारदोनिस को बुलाया, बारदोनिस आया और उसने सीधा ही मद्रास के ऊपर अटैक कर दिया। अटैक करने के बाद मद्रास को चारों तरफ से घेर लिया गया, लैंड से भी और सी से भी। तो आप अंग्रेजों की जगह होते तो क्या करते? बताइए। कैसे फ्री कराते? आप तो ऑलरेडी हार चुके हैं, मद्रास पे कब्जा कर लिया, सीज कर लिया और कब्जा भी कर लिया। लिख देता हूं, कैप्चर्ड, हाँ जी, मद्रास चला गया आपके हाथ से, क्या करोगे बताइए? क्या करेंगे सर, लंच वगैरह करके सो जाएंगे। टीटी, टीटी कैसे करोगे? साम, दाम, दंड, भेद। साम मतलब समझाना, दाम मतलब पैसा देना, दंड मतलब पिटाई, उससे भी ना माने तो डिवाइड करो। अंग्रेजों ने क्या काम किया यहाँ पे?
समझाना नहीं, डिवाइड तो बाद में करेंगे। समझाने में कोशिश की, नहीं माना, तो क्या किया सेकंड वाला अटेम्प्ट? नाम। उन्होंने कहा मेन पार्टी से बात करते हैं। मेन पार्टी कौन है? बारदोइस। ये चला गया तो ऐसे ही डुप्लेक्स अकेला हो जाएगा। उन्होंने क्या किया, बारदोइस को कहा कि तुम्हें वैसे भी क्या मिलना है, हम तुम्हें खूब सारा पैसा दे देते हैं, पैसे लो और जाओ। वैसे भी अगर तुम जीत भी गए तो नाम तो डुप्लेक्स का होगा, हेल्प करने आए हो। इस तरह से उसको बहला फुसला के उन्होंने हाँ, तो दाम से खरीद रहे हैं ना, पैसे दे रहे हैं। चीटी नहीं की ना अभी। बारदोइस को कहा कि तुम निकलो यहां से, फ्रेंच को रहने दो और एक टीटी कर लो हमारे साथ। बारदोइस ने क्या किया, खूब सारा पैसा लिया और पतली गली से निकल गया। ठीक है। अब यहां प्रॉब्लम क्या हुई कि डुप्लेक्स था एम्बिशियस, बोला कि नहीं ये तो गलत हो गया, वो रेडी था, उसने फिर से मद्रास पे कब्जा कर लिया। अब ये सब कर्नाटक का नवाब देख रहा है बैठ के कि ये क्या हो रहा है मेरे टेरिटरी में, ये क्या हो रहा है? क्या कर रहे हो तुम लोग, हटो, कोई लड़ाई नहीं करेगा। अब जब आप मना करते हो तो जो कमजोर होता है वो तो फट से मान जाता है कि ठीक है मैं लड़ाई नहीं करूंगा। अंग्रेज फट से मान गए। फ्रेंच जो थे वो उसको मानने को तैयार नहीं थे। नवाब अनवरुद्दीन ने अपनी एक आर्मी भेजी, इसे कहते हैं बैटल ऑफ सेंट थोम। बहुत बड़ी आर्मी, करीबन 10,000 की 11,000 की आर्मी भेजी। और दूसरी तरफ ये जो थे मेरे ख्याल 2-3 हजार 1500 के आसपास की आर्मी थी इनकी। अपने से 10 गुना बड़ी आर्मी को उन्होंने हरा दिया। अनवरुद्दीन फेल। एक तरफ एंग्लो फ्रेंच वॉर हो रहा है, इसमें अंग्रेज और फ्रांसीसी लड़ रहे हैं, उसमें इतनी बड़ी सेना लेकर के आया हुआ इंडियन पूरे का पूरा एक खेमा तबाह हो गया, तो छोटे से अपने यूनिट से हार गए। तो दो बातें हुई। पहली बात, क्लाइव की जो एम्बिशन थी वो अब सेकेंड वाले वार में भी आगे बढ़ेगी, ये तो पक्का था। और दूसरी बात ये हुई कि जो इंडियन बड़े बड़े राजा महाराजा नवाब दिख रहे थे वो अंदर से कितने खोखले हैं, ये सबके सामने आ गया। आ गया सामने। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप लोग कंफ्यूज लग रहे हो मुझे। हाय अल्लाह, ये क्या पढ़ा रहे हो? या खुदा ये क्या हो गया? समझ में आ रहा है? नहीं? फिर से समझा दो, फिर से समझाओ। कहां से समझ में नहीं आया? शुरू से नहीं समझ में आया? देखिए, फ्रांसीसी भी हैं इंडिया में बैठे हुए, साउथ इंडिया में, और वहां पे अंग्रेज भी हैं। फ्रेंच और इंग्लिश समझते हो ना आप? फ्रेंच फ्रांस के लोग वो, और इंग्लिश ब्रिटिश वाले। अब इन दोनों को यहाँ पे अपना ट्रेड व्यापार फैलाना है, लेकिन इन्होंने साथ साथ में लड़ाई करना भी शुरू कर दिया। तो इनकी लड़ाई जो हुई उसके कारण मैंने आपको लिखाए थे पहले, वो तो पता है ना क्यों लड़ाई हुई इनके आपस में, क्यों लड़े आपस में, ये समझ में आ गया? क्योंकि इनकी हर जगह लड़ाई हो रही थी, ये हर जगह अपने टेरिटरी को बढ़ाना चाहते थे। क्योंकि हर जगह लड़ रहे थे, अमेरिका में लड़ रहे थे, अफ्रीका में लड़ रहे थे, तो इंडिया में भी लड़ पड़े। दूसरा, ऑस्ट्रिया एक कंट्री है जहां के सक्सेशन वॉर चल रहा है। सक्सेशन वॉर समझते हैं ना? राजा के बाद जो राजा बनता है उससे सक्सेशन कहते हैं। उत्तराधिकार समझते हैं? उत्तराधिकार। तो राजा के मरने के बाद दो राजकुमारों में लड़ाई हुई, कौन राजा बनेगा। एक राजकुमार को फ्रेंच ने हेल्प किया, तो दूसरे को हेल्प कर दिया ब्रिटिश ने। समझे? तो ऑस्ट्रिया में लड़ाई शुरू हुई तो पूरी दुनिया में लड़ाई शुरू होगी, लड़ रहे मर रहे। अब यहां पे लड़ाई जो हुई इंडिया में, उसका कारण क्या हुआ? उसका कारण ये हुआ कि सबसे पहले अंग्रेजों ने क्या किया, कुछ फ्रेंच जो शिप्स थे उसको डुबा दिया या पकड़ लिया, अपने कब्जे में ले लिया। जब अंग्रेजों ने फ्रांसीसी शिप्स पे कब्जा कर लिया तो फ्रांसीसी गवर्नर जनरल ने मॉरिशियस में भी इनका जो था गवर्नर, उसको हेल्प के लिए बुलाया। उसका नाम था ला बारदोनेस। वो आया और मद्रास को जीत लिया उसने। समझ गए यहां तक? इनके लिए, फ्रांसीसियों के लिए। अब अंग्रेजों ने कहा कि तुम हमें मद्रास जीते क्या करोगे, तुम जाना तुम्हारे मॉरिशस ही है, तुम अच्छा है कुछ गिफ्ट विफ्ट लेके जाओ, पैसे वैसे लेके जाओ। उसके साथ ट्रीटी कर ली। अब उसके बाद ट्रीटी कर ली तो जो डुप्लेक्स था, जो इंडिया का गवर्नर जनरल था, वो इस चीज को मानने को तैयार नहीं था। जैसे ही वो गया और अंग्रेज फ्री हुए, उसने दोबारा अटैक करके मद्रास को अपने कब्जे में ले लिया। समझ गए? समझ में आ गई कहानी यहां तक?
कहानी स्टोरी है और कुछ नहीं है। अब जब लड़ाई चल रही थी तो वहां के नवाब जो थे, इंडियन नवाब, उनको लगा ये क्या कर रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं, इतना मर रहे, बम फोड़ रहे, तो बंद करो ये लड़ाई। अंग्रेज तो मान गए, फ्रांसीसी नहीं माने। अब उनके साथ बैटल ऑफ सेंट थोम हुआ और उसके बाद नवाब को भी उन्होंने हरा दिया। क्लियर? एक्स ला चैपेल ट्रीटी के बाद ये लड़ाई खत्म होगी ऑस्ट्रिया में, और उसके साथ साथ इंडिया में भी ये लड़ाई रुक गई, और अल्टीमेटली फ्रांसीसियों ने ट्रीटी करके मद्रास अंग्रेजों को दे दिया। लड़ाई का कोई खास नतीजा नहीं निकला, लेकिन इसमें कई सारी चीजें क्लियर हो गई। एक तो ये कि अब अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच इंडिया में लड़ाई रुकने वाली नहीं है जब तक कोई एक बचा रहेगा, और दूसरा, इंडियन जो राजा महाराजा हैं उनकी जो टेक्निक है बहुत पुरानी है, और वो यूरोपियन आर्मी के सामने अब टिकने वाले नहीं है। समझ गए? तो लिख लो ये जो एक दो फैक्ट है मेन मेन, ठीक है? थोड़ा सा पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा है। ये सारी कंस्ट्रक्शन अभी कर लेंगे। मेरे मित्र ऐसे कोई नहीं नहीं, कोई बात नहीं, उसको भेजेंगे, लड़के को समझा देगा। आखिर ये भी विचार, नहीं नहीं, कुटना कटना नहीं किसी को, हट, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। अभी लिखा रहा हूं, लिखा देता हूं, घबराइए मत। बैटल ऑफ सेंट थोम, बिटवीन and Madras was handed over to British. हाँ हाँ, लीजिए। इसमें सक्सेशन का जो एक कंक्लूजन निकाल दिया गया, दोनों को एक्सेप्ट हो गया वो, और ये इस तरह से आपको क्या हो गया? जुकाम हो गया? जुकाम के साथ गला खराब भी है क्या? और जुकाम के लिए फिर मेडिसिन नहीं लेते? सिट्राजिन, सिट्राजिन तो एंटी एलर्जिक है ना। आपको कभी गले में खराश लगे, कुछ लगे, तो सिट्राजिन खा सकते हो आप, उससे एंटी एलर्जिक होती है। तो ज्यादातर गले खराब जो एलर्जिक रिएक्शन होता है तो आप खा सकते हैं। एक सिट्राजिन, एक पारासिप या पारासिटामोल है। हॉस्टल में रहते थे तो सारा कुछ पता था हमें।
तो पैरासीटामोल ले लेते हैं, कैसा गला खराब लगे ना और लगे तो सिट्राजिन एक ले लीजिए, एक पैरासीटामोल ले लीजिए, आराम मिल जाता है, फिर ठीक, फिर तबीयत बुखार। हाँ आती है नींद, नींद बहुत आती है, तो इसी बहाने बॉडी को रेस्ट मिल जाता है ना, क्योंकि आपको इन्फेक्शन है और फिर भी आप काम करते रह रहे हो तो फिर बॉडी को रेस्ट नहीं मिलती और उसके कारण फिर बीमारी ज्यादा बढ़ जाती है। आप सो जाओ फिर खा के, बहुत नींद आती है उसमें, डिजीनेस फील करते हो हमेशा। ठीक है, तो आज इतना ही, कल पढ़ के आइए थोड़ा सा, और कल हम डिस्कस करेंगे सेकंड एंग्लो फ्रेंच वॉर और साथ में थर्ड एंग्लो फ्रेंच वॉर भी कर लेंगे और कल इसको खत्म कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।